पंजाब नेशनल बैंक लोन घोटाले का जो आरोपी है मेहुल चौकसी, बेल्जियम में गिरफ्तार मेहुल चौकसी को कर लिया गया है। भारत सरकार ने 4 दिन के भीतर 2 भगोड़ों पर शिकंजा कस दिया है। खबर पक्की है। I want to be free bird. There is no question about it. पीएनबी में धोखाधड़ी के आरोपी मेहुल चौकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार करने की खबर है। मूल रूप से हीरा कारोबारी और बैंक को चूना लगाकर 2018 में मेहुल चौकसी भाग गया था। खबर है कि 12 अप्रैल यानी 2 दिन पहले मेहुल चौकसी को बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया है। But also, it's most important is to get back the money he looted. Ultimately, that is what India needs, apart from getting Mehul Choksi back home. So I hope government of India has identified where he stashed away his money, and it will be brought back to India. ईडी और सीबीआई मेहुल चौकसी को लगातार ट्रैक कर रहे थे। चौकसी कैंसर के इलाज के बहाने बेल्जियम पहुंचा। मेहुल बेल्जियम से स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन जानकारी मिलते ही जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। मेहुल से जुड़े दस्तावेज बेल्जियम की एजेंसियों से शेयर किए गए और तब जाकर बेल्जियम की सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी को पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक ये सीबीआई और ईडी का जॉइंट ऑपरेशन था। मेहुल चौकसी ने बेल्जियम पुलिस से नागरिकता भी छिपाई थी। सूत्रों की माने तो एजेंसी अब प्रत्यर्पण की तैयारियां शुरू करेंगी। इसके लिए तमाम सबूतों को बेल्जियम की अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले डोमिनिका में भी मेहुल एक बार गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन वो जमानत पर छूटने के बाद कामयाब हो गया था। आपको बताते हैं, हिंदुस्तान से भागने के बाद कहां-कहां भागता फिर रहा था मेहुल चौकसी। 2017 में मेहुल ने एंटीगा बारबुडा की नागरिकता ली। 2018 में घोटाले के बाद भारत से भागा। 2021 में एंटीगा से डोमिनिका पहुंचा। डोमिनिका में ही मेहुल एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है, लेकिन तब उसे जमानत मिल गई थी। Too much pressure on the government to bring someone, and there is I become a soft target for them. तो बैंक ने ये पूरा अपने आप पे लेने की जगह पे उन्होंने हमें स्केपगोट बना दिया। मेहुल 7 समंदर पार गिरफ्तार हुआ तो हिंदुस्तान में सियासत भी शुरू हो गई। अच्छी बात है। ये जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो इसमें तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता विजय माल्या जी को भी लाना चाहिए, नीरव मोदी जी को भी लाना चाहिए। हम तो इनके साथ खड़े वेट कर रहे हैं, इन सबको लाना चाहिए। मुंबई में पीएनबी के जिस ब्रेडी हाउस ब्रांच से घोटाले की शुरुआत हुई, एबीपी संवाददाता नम्रता दुबे वहां पहुंची। 2008 में मेहुल चौकसी और नीरव मोदी ने बैंक के इसी ब्रांच से फर्जी लोन लेने की शुरुआत की। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लोन फॉर क्रेडिट के जो लेटर हैं, अवैध रूप से इसी ब्रांच से हासिल किए, जिसके बाद बैंक के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। 2018 में नए बैंक मैनेजर ने इस घोटाले को पकड़ा और सारा खेल खुल गया। मेहुल चौकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामा है और ज्वेलरी की दुनिया का बड़ा नाम है। मेहुल चौकसी ने गीतांजलि ग्रुप और गीतांजलि जेम्स के कारोबार को दुनिया भर में पहुंचाया। नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और अब मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि गिरफ्तारी जो है वो किस तरीके से मुमकिन हो पाई। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चौकसी की गिरफ्तारी की जो पटकथा है 1 महीने पहले लिखी गई। दरअसल 3 मार्च की तारीख थी। बेल्जियम की जो राजकुमारी हैं वो भारत आई थी। बेल्जियम की राजकुमारी के साथ वहां के रक्षा मंत्री भी इस दौरे पर थे। इन नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक हुई। माना जा रहा है चौकसी को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई थी और वहीं से ये गिरफ्तारी का रास्ता बन पाया। झारखंड का रुख करेंगे, जहां हजारीबाग में पथराव से तनाव है। एक शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हो गई। इसी के बाद यहां हिंसा भड़क गई। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके बाद अब हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। आगजनी की यह तस्वीर झारखंड के हजारीबाग से सामने आई है, जहां झुरझुरी गांव में निकाले गए यज्ञ जुलूस के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए। दरअसल यज्ञ जुलूस जब तरबिचवा मस्जिद के पास पहुंचा, तो दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई। विवाद बढ़ने के बाद दोनों ओर से पथराव हुआ और फिर पूरे इलाके में आगजनी की गई। नाराज ग्रामीणों ने जीटी रोड को जाम कर नारेबाजी की। हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने हिंसा में शामिल लोगों को दूर भगाया और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद कहीं जाकर माहौल में तनाव कम होता दिखाई दिया। और यहाँ आकर के देखे तो पूरा आग लगा हुआ था। अब किसी प्रकार की आग जो है नहीं है। हमने कंफर्म कर लिया, सभी रूम को देख लिया
सब हमारे तरफ से ओके है। हालात को देखते हुए हजारीबाग के झुरझुरी गांव में बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों को भगाकर जीटी रोड पर ट्रैफिक को फिर से बहाल करवा दिया है। साथ ही अब पुलिस दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता कराने की तैयारी कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं वहां बंद कर दी गई हैं। मुर्शिदाबाद के साथ साथ पड़ोसी जिले मालदा, बीरभूम में भी इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद फिलहाल केंद्रीय सुरक्षा बलों के साए में है। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित सूती और शमशेरगंज इलाकों में पुलिस के साथ साथ बीएसएफ समेत केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान दिन रात निगरानी कर रहे हैं। सूती और शमशेरगंज इलाके में हुई हिंसा में 3 लोगों ने जान गंवा दी थी। हालात को देखते हुए सरकार ने मुर्शिदाबाद और पड़ोस के 2 जिलों मालदा और बीरभूम में मंगलवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया है। Let the miscreants and their godfathers realize it is going to be a no-nonsense battle against the vandals and the criminals. Nobody, I repeat, nobody will be allowed to take law in their hands. मुर्शिदाबाद में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। हिंसा की कोई नई घटना नहीं हुई है। हाईकोर्ट से निर्देश से सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। मुर्शिदाबाद के जो जगह पे ये हिंसा का घटना घटा है सभी जगहों पे, और ये सब जगहों पे अभी भी 150 एजिटेटर्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई इस दौरान कई घरों, दुकानों में तोड़फोड़ हुई, लूटपाट हुई। हैरानी की बात यह है कि लोगों को पुलिस और प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली। हिंसा से पीड़ित परिवार की आप बीती सुनाते हैं। हमला जब शुरू हुआ तब मैं थाना को कॉल किया। थाना आधा घंटा बाद फिर भी हमला हो रहा था, फिर भी कॉल किया, आ रहा है। ऐसे करते करते 2-3 घंटा तक कुछ नहीं आया, पुलिस प्रशासन कोई नहीं आया। सुना आपने, ये अकेले नहीं हैं जिन्होंने हिंसा में घर, दुकान, सामान और जमा पूंजी सब गंवा दी। मुर्शिदाबाद के धूलिया बाजार इलाके में कई लोग और परिवार हैं जिन्हें उपद्रवियों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। तोड़ दिया है, हमारी चाहिए ना, आग से बहुत आग लगा के यहाँ पर लकड़ी फेंका हुआ था, बांस फेंका हुआ था, बाइक को गिरा दिया गया था पेट्रोल में। ये दरवाजा तोड़ के आया था, तोड़ दिया, एक टीवी मीटर तोड़ दिया है, गद्दा चोरी कर लिया, सोफा चोरी किया, चेयर चोरी किया, टीवी चोरी किया है, यहाँ डिनर सेट पूरा सब तोड़ दिया है। यहाँ पर बंगाल में रहने लायक नहीं है, चुन चुन के हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे, आप लोग बताइए। जो डर का माहौल बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी इसे लेकर ममता सरकार पर आरोपों की बौछार कर रही है। वहीं ममता सरकार दावा कर रही है हिंसा भड़काने में बाहरी लोगों का हाथ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सियासी आरोपों से घिरी ममता सरकार के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हो, ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। ममता के मंत्री सिद्दुकुल्ला ने बयान दिया तो पलटवार का जिम्मा संभाला बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा हिंदुओं को सताया जा रहा है। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग हर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है। छी ममता छी, सेम ममता सेम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है। वहीं वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलमाए हिंद की अहम बैठक हुई। कार्यकारी समिति की इस बैठक में कहा गया शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन इसी बैठक में यह भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक की अध्यक्षता जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने की। मदनी ने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो पार्टी 2009 तक वक्फ की जमीन छुड़ाने की बात कहती थी वही ऐसा कानून ले आई। लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे, सब्र करना पड़ेगा, सब्र भी करेंगे और कर रहे हैं निहायत सब्र के साथ। उधर ओवैसी तर्क दे रहे हैं कि कानून में इस तरह के संशोधन से संभल, ज्ञानवापी और मथुरा की मस्जिदें वक्फ के हाथ से बाहर हो जाएंगी। इसका इफेक्ट ये भी होगा
कि संभल की वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर दिया है कि वक्फ कानून के खिलाफ 19 अप्रैल को हैदराबाद में जनसभा होगी, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों से पहुंचने की अपील की गई है। खबर पक्की है, कर्नाटक के हुबली में पुलिस ने इनकाउंटर में उस आरोपी को मार गिराया जिस पर 5 साल की मासूम के अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप लगा। आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। इनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तस्वीर में दिख रहे जिन पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, इनके साथ ही उस आरोपी की मुठभेड़ हुई थी जिस पर 5 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार और हत्या करने का आरोप लगा था। 5 साल की बच्ची का शव एक झोपड़ी से बरामद हुआ था। जांच में बिहार निवासी रितेश कुमार का नाम सामने आया। पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची थी। आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में आरोपी पर फायरिंग की। गोली लगने से आरोपी रितेश कुमार की मौत हो गई। He attacked. He tried to run away. So she had to fire. ये हमारा इस नागरिक समाज कहा जा रहा है, कभी मैं भी अस्वस्थ हो गया और उस बच्ची का माता पिता जो है दोनों को अच्छी मात्रा में कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। ये भी मैं आग्रह राज्य सरकार को करता हूँ। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। कर्नाटक के सीएम की ओर से मृतक बच्ची के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कासगंज से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरिंदगी की सारी हदें यूपी के कासगंज में पार करते हुए एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप किया गया। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी 2 फरार हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो 8 इंसान रूपी राक्षस हैं, जिन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। इनमें से एक आरोपी का नाम अखिलेश प्रताप सिंह है, जिसने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है। कई नेताओं का करीबी माना जाता है और इसके खिलाफ कासगंज में कई केस भी दर्ज हैं। इन सभी आरोपियों पर 10 अप्रैल को अपने मंगेतर के साथ घूमने निकली लड़की से गैंगरेप का आरोप है। इन्होंने वारदात का वीडियो भी बनाया और लड़की के मंगेतर को मारा भी और उससे रुपए भी लूट लिए। पहले पीड़िता और उसके मंगेतर ने इज्जत के डर से बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो परिजनों को इसकी जानकारी दी गई। फिर मामला पुलिस में पहुंचा, जिसके बाद तुरंत एक्शन लिया गया। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें से 2 आरोपी अभी भी शेष हैं। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी करके सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसके नाम है, अगर उस लड़की ने उन आरोपियों को पहचान लिया कि यही आरोपी है, कहीं से भी उसे छोड़ा नहीं जाएगा। वक्फ कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया। हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में इमरान मसूद ने कहा वो घंटे भर में वक्फ कानून का इलाज करना जानते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम मिल्ली काउंसिल की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसी कार्यक्रम में यूपी के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी पहुंचे थे। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। इमरान मसूद जिस हैदराबाद में थे वो ओवैसी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ इशारों में उन्होंने ओवैसी पर भी निशाना साधा। माना जा सकता है कि इमरान मसूद ओवैसी को कश्ती और कांग्रेस को बड़ा जहाज बता रहे हैं। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे? कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफनाए कहां जाओगे? ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि बाद में इमरान मसूद ने साफ किया कि उनके कहने का मतलब है कि जिस दिन वो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाएंगे उस दिन वक्फ कानून को 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे। खबर पक्की है, हरियाणा के हिसार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है, आप जानते हैं। और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बातें करते हैं, बाबा साहेब के उसूलों को पीएम मोदी अपनाते नहीं हैं।
उन्होंने खुद अपने इतने सुंदर हैंड राइटिंग से लिखा है और उन्होंने कहा है कि अपना आई ऑल्सो एग्री। देखिए ये क्या होता, वहाँ डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी रहती। डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये होता है कि एक रिजर्व एक जनरल। अगर रिजर्व कैंडिडेट को जनरल से भी अगर ज्यादा वोट मिले तो उस कैंडिडेट को जनरल डिक्लेयर करते हैं और दूसरे कैंडिडेट को रिजर्व सीट पे लाते हैं। इसीलिए सबने मिलके इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने की कोशिश की ताकि वो जनरल सीट में आएगा तो दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी रिजर्व कैंडिडेट, वो रिजर्व कैटेगरी में आएगा। ये मंशा उनकी थी कि इनको हराने के लिए कौन कोशिश करे। देखिए, आई ऑल्सो एग्री दैट आवर डिफीट वाज ड्यू टू डांगेज मैकेनाइजेशन क्या है? हाँ, नहीं, मैकेनाइजेशन। आई एग्री विथ यू। डांगेज, सॉरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।